तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। और मेरी पॉइंट पटना के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देख चुका है कि आज हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का एक सीरीज लेकर के आए हैं, जिसको चैप्टर बाय चैप्टर, वन बाय वन में उसको आगे लेकर के चलेंगे। अगर हम नीट या जेईई पर्सपेक्टिव से देखें तो जो अगर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, अगर इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो अपने आप में नीट या जेईई पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, क्योंकि आपका सीधा विदाउट मिनिमम एफर्ट जो है, बहुत ही छोटा सा एफर्ट के साथ सीधा आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपको नीट में मिल जाएंगे पर ईयर। आप यहाँ से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इसकी वेटेज की बात करें तो 8 से 10% की वेटेज इसकी नीट में होती है, और बहुत ही मिनिमम एफर्ट के साथ क्वेश्चन जो है आसानी से आप इसको सोल्व कर पाएंगे। तो नो डाउट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसके, थोड़ी से कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और आसानी से आप इसको समझ सकते हो। और अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, अभी तक जो आप मैकेनिक्स में पढ़ रहे थे, अगर कोई भी मैटर की अगर बात करें तो मैटर के बारे में आप इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से अभी तक आपने डिस्कस किया होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आपने इसके सेंटर ऑफ मास देखी होगी, रोटेशन में समझा होगा आपने, इसकी अगर बात करें तो हम इलास्टिसिटी में भी आपने समझा होगा। तो ये सब जो मैटर्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगी, चाहे आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी देखा होगा। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, तो हमारा चैप्टर का नाम ही होगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एनसीईआरटी में इस चैप्टर से, इस नाम से चैप्टर को आपको दिया हुआ है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब देखो, बच्चों का अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इस चैप्टर में इंटरेस्ट बहुत कम लोग लेते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ते पढ़ते उनकी क्यूरियोसिटी थोड़ी लॉस हो जाती है, लो क्यूरियोसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से थर्मल प्रॉपर्टी के पास पहुंचते पहुंचते इनकी बैटरी डाउन हो सकती है। समझ, होता यह है कि ये इंटायरली डिफरेंट होती है, मतलब ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिससे इंटरलिंक्ड होता है। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होता है, कोई लिंकिंग नहीं है, लेकिन हाँ, लिंक अगर इंटरलिंक के मामले में समझे तो इसकी लिंकिंग जो है अदरवाइज दूसरे चैप्टर के कंपेरिजन बहुत कम होता है। जैसे अगर आप काइनेमेटिक्स नहीं समझोगे, मैकेनिक्स नहीं समझोगे, तो आगे 11th 12th में भी चैप्टर जो है वो समझने में आपको दिक्कत होगी। लेकिन थर्मल प्रॉपर्टी को बोला जाता है, या ऐसा है भी, कि ये बिल्कुल ही इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट होते हैं इसके, यानी आप बोल सकते हो कि इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसको समझना जो है वो ज्यादा आसान है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी बहुत ये भी लोग इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है किसी दूसरे चैप्टर को समझने में, तो लोग इसको समझने में देर करते हैं। लेकिन अगर इसकी नीट और जेईई पर्सपेक्टिव से देखें तो इसकी वेटेज काफी अच्छी होती है। 3 से 4 क्वेश्चन जो है हर साल अगर लगभग पूछे जाते हैं, तो आप सबसे पहली बात की इंटायरली डिफरेंट है, तो आप एक मिनिमम एफर्ट के साथ आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, नो डाउट। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ जो मैटर है, उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसको समझने से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर, अगर आप हीट और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपको आगे की जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, आगे जो टॉपिक्स आने वाले हैं, उसको समझने में बहुत आसानी होगी। तो अगर हम हीट की बात करेंगे तो सिंपल सी अगर लैंग्वेज में लिखे तो आप लोगों ने पहले से भी जान रखा होगा कि फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which transfers from body at high temperature to body at low temperature।
तो ठीक है, ये डेफिनेशन भी कुछ हद तक अपने आप में ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हीट का फील लेने के लिए अगर समझना चाहते हैं कि हीट क्या है, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो हीट जो है एक मेथड है, अ मेथड टू ट्रांसफर एनर्जी, टू ट्रांसफर एनर्जी टू अनदर बॉडी। किसी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करने का एक मेथड है, एक तरीका है जिस तरीके से हम एनर्जी को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। जैसे यही एक तरीका आपका मैकेनिक्स में आपने वर्क पढ़ा होगा, यही एक तरीका जस्ट वर्क, वर्क भी एक मेथड है, ये भी एक मेथड है, लेकिन ये जो मेथड है एक मैकेनिकल मेथड है, मैकेनिकल मेथड। अब मैकेनिकल मेथड का मतलब होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, अभी ये रेस्ट पे, मान लो इस पर हम फोर्स लगाए और फोर्स लगने से इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आ गई, तो फोर्स लगने से जैसे ही डिस्प्लेसमेंट आएगी तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी आएगा। यानी हमने क्या किया कि मेरे अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी जो है फोर्स के थ्रू इसमें ट्रांसफर किए, वर्क किए, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिससे इसमें वर्क हुआ, वर्क देने से एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो मैंने वर्क करके भी इसकी एनर्जी बढ़ाई, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर किया थ्रू द मैकेनिकली। यानी एक मैकेनिकल मेथड है एक बॉडी को दूसरे बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करने का, दैट्स कॉल्ड द वर्क, जो हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ जो अगर हम थर्मल प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर अदर हैंड में अगर हम हीट को देखें तो हीट भी एक मेथड है, बट एक ऐसा मेथड है तो नॉन मैकेनिकल मेथड, अ नॉन मैकेनिकल मेथड टू मेथड ऑफ ट्रांसफर एनर्जी। यानी हीट भी एक मेथड है, कैसा मेथड है, नॉन मैकेनिकल मेथड, मतलब बिना किसी बॉडी को टच किए या उसमें कोई फोर्स नहीं लगाना है, उसको रोटेट नहीं करवाना है, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं देनी है, और आसानी से उसमें एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हीट एक ऐसा मेथड है जिसमें हम नॉन मैकेनिकली एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। और वर्क, अदर हैंड वर्क जो था वो भी एक हीट एनर्जी ट्रांसफर करने का मेथड है, बट वो कैसा मेथड है, इसमें क्या है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर आपको एनर्जी ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आपको चाहिए मैकेनिकली वर्क करना पड़ेगा, उसमें कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। तो अंतर बस यही है। अब हम समझेंगे कि आखिर हीट जो है कि नॉन मैकेनिकल मेथड है, तो हीट जो है एनर्जी ट्रांसफर करता कैसे है। जैसे यहाँ पर तो हमको दिख रहा है कि फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुई तो एफ डॉट एस करेंगे तो वर्क डन हो जाएगा, जिससे एनर्जी ट्रांसफर होगी, यानी कुछ काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की बढ़ेगी। अब हीट के केस में एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगा, तो यहाँ पर हीट के केस में एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं हम टेम्परेचर। अब टेम्परेचर ही वो फैक्टर है जिससे ये डिफाइन हो पाता है कि एनर्जी ट्रांसफर जो है किस बॉडी से किस बॉडी में होगा, दैट्स कॉल्ड द टेम्परेचर। अभी अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर है क्या, तो ध्यान से देखिए, आई थिंक अब हीट के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे, एक बार मैं फिर से लिख दूं कि हीट जो है एक मेथड है नॉन मैकेनिकल मेथड, अ नॉन मैकेनिकल मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। यानी हीट ट्रांसफर करने का एक नॉन मैकेनिकल मेथड। तो हीट है क्या, तो हीट एक मैकेनिकली मेथड नहीं, नॉन मैकेनिकली मेथड है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करता है एनर्जी। अभी से हीट कितना एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है और कैसे करेगा उसके लिए एक और टर्म आता है जिसका नाम है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर है क्या, तो ऐसे तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। यानी कोई बॉडी को अगर हम टच कर रहे हैं
तो टच करने के दौरान वो कितना गर्म लग रहा है और कितना ठंड लग रहा है। अगर कोई ज्यादा गर्म है तो हम बोलेंगे कि उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस ज्यादा है, यानी उसकी टेम्परेचर हाई है। अगर वो थोड़ा गर्म कम है या ठंडा है तो बोलेंगे उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस जो है वो कम है, यानी इसकी टेम्परेचर लो है। लेकिन टेम्परेचर का अगर हम इसकी एग्जैक्ट अगर मतलब समझे तो वो ये समझाता है कि किसी भी मैटर के पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एवरेज जो एनर्जी होती है, एवरेज एनर्जी, गैस के केस में वही एवरेज काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपके पास एक कंटेनर है, कुछ मैटर इसमें लगा हुआ, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होती है, जैसे मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो है वाइब्रेट कर रहे हैं, इसके पास जो एवरेज एनर्जी है, या बोल सकते हो एवरेज एनर्जी ऑफ मैटर पर मॉलिक्यूल्स या ईच मॉलिक्यूल, अलग अलग एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल आप लिख सकते हैं, वही है टेम्परेचर। एक्चुअली में टेम्परेचर क्या है कि किसी मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उन मॉलिक्यूल्स का एवरेज एनर्जी कितना है, यानी एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, उसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर। जैसे मान लो कि किसी बॉडी या किसी मैटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा है, मतलब उसके पास बोल सकते हैं कि एनर्जी कम है, मतलब उसकी टेम्परेचर लो है। किसी में मॉलिक्यूल जो है बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहा है तो एनर्जी ज्यादा है, मतलब उसके पास टेम्परेचर ज्यादा है। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हम यहां समझेंगे कि अगर वो हाई टेम्परेचर अगर बॉडी है, हाई टेम्परेचर बॉडी और एक लो टेम्परेचर बॉडी, दोनों में अंतर क्या होता है। तो एक ऐसे ही अगर रैंडमली हम ले लेते हैं तो मान लो कि इसके पास जो एक मॉलिक्यूल्स है, इसके पास जो मॉलिक्यूल्स है, जो हाई टेम्परेचर बॉडी वाला जो मॉलिक्यूल्स होगा, इसमें वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज फास्ट, इसमें वाइब्रेशन, मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बहुत तेज होगी, जबकि वही लो टेम्परेचर वाला बॉडी की जो वाइब्रेशन है वो धीरे धीरे होती है। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे लो वाइब्रेशन हो रहे हैं। बस एक ऐसी सिंपल सी भाषा में समझने के लिए मैंने बताया। अगर कोई बॉडी के पास टेम्परेचर हाई है, इसका मतलब उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस जो है ज्यादा है, या बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स, उस मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन ज्यादा है, यानी उस मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा है। लेकिन जिसके पास लो है उसमें वाइब्रेशन बहुत कम होगा, एनर्जी बहुत कम होगी, बोल सकते हैं उसकी टेम्परेचर बहुत कम। अब बात यहाँ ये होती है कि हमने क्यों बोला कि हीट के ट्रांसफर होने के लिए, यानी हीट को समझने के लिए टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल सही बोला। इसलिए यहां आप देखेंगे आपके पास एक दो बॉडीज रखे हुए हैं, एक बॉडीज के पास मान लो कि 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और एक बॉडी के पास जो आपके पास 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। दो बॉडी, एक बॉडी ए एक बॉडी बी। अब आप खुद समझोगे कि जिसके पास ज्यादा टेम्परेचर है उसके जो पार्टिकल्स होंगे उसमें वाइब्रेशन जो है बहुत फास्ट होंगे। बिल्कुल सही। जो लोअर टेम्परेचर पे होंगे, जैसे 40 डिग्री पे, उनके मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन जो है थोड़ी कम होगी। जिसके पास वाइब्रेशन ज्यादा है और जिसके पास वाइब्रेशन कम है, यानी बोल सकते हैं कि इसमें जो बॉडी जो भी है, बॉडी कंटेनर बी में, वो 40 डिग्री सेल्सियस है, इसके कंपेरिजन में ये लोअर बॉडी है, यानी लोअर टेम्परेचर पे है, इसके कंपेरिजन में ये हाई टेम्परेचर पे है। तो अब ये होता है कि हीट का ट्रांसफर तभी हो सकता है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है कि हीट कैन ट्रांसफर ओनली, हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर if there is difference in temperature। इसमें से इसमें, यानी यहां पर अगर बात करें तो ये हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर। तो बॉडी में हीट का ट्रांसफर होने के लिए एक ही केस है कि टेम्परेचर का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ये हाई टेम्परेचर पे है, लो टेम्परेचर पे, तो बॉडी में से हीट जो है हाई टू लो जो है वो फ्लो करता है हमेशा। तो हीट की ट्रांसफर क्या होगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर।
क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। जब एक दूसरे के साथ कॉलिजन होगा तो ये अपना काइनेटिक एनर्जी कुछ लॉस करेगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी कुछ गेन होगा, जिसकी वजह से दोनों जो है एक इक्विलिब्रियम काइनेटिक एनर्जी पाएंगे। ये तब तक हीट का ट्रांसफर होते रहेगा जब तक ये दोनों इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर ना आ जाए, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पाने के लिए कितनी हीट जो है ट्रांसफर करनी पड़ेगी या कितनी जरूरत है, जो हम आगे भी बात करेंगे। अब तो हम टेम्परेचर के बारे में ये समझ गए कि टेम्परेचर एक्चुअली में है क्या। तो टेम्परेचर है कि किसी भी मैटर्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसके पास एवरेज एनर्जी कितनी है पर मॉलिक्यूल्स, उसको क्या बोलेंगे हम, टेम्परेचर। अगर यहाँ हम बात करें टेम्परेचर की, आती है एक टर्म आता है थर्मोमेट्री। वन बाई वन समझते जा रहे हैं। हीट क्या था हमने समझ लिया, टेम्परेचर क्या था समझ लिया, ये भी समझ लिया कि हीट का ट्रांसफर जो है हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। जो आगे बताएंगे कि उसको इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए उसको कितनी हीट एनर्जी का ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब यहाँ देखेंगे थर्मोमेट्री क्या है। तो आपने सुन रखा होगा कि जैसे मान लो किसी भी लेंथ की मेजरमेंट करनी है तो हम उसको मीटर में भी, सेंटीमीटर में भी करते हैं, फीट में भी करते हैं, इंच में भी करते हैं। उसी तरह अगर यहाँ की किसी का मास मेजरमेंट करना हो तो आपने सुना होगा कि उसको पाउंड में भी मेजरमेंट करते हैं, किलोग्राम में भी मेजरमेंट करते हैं, ग्राम में भी मेजरमेंट करते हैं, ऑन्स में मेजरमेंट करते हैं। दैट्स विल बी द कि बहुत सारे ऐसे यूनिट्स है जिसके थ्रू हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं। एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी। तो थर्मोमीटर ये बताता है कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एट डिफरेंट स्केल। ये बोलता है कि जैसे हम किसी भी लेंथ मेजरमेंट करनी हो तो किसी को देखा होगा एक स्केल होता है इंच फीट वाला, एक होता है सेंटीमीटर वाला। तो हम सेंटीमीटर में भी मेजरमेंट करते हैं और फुट और इंच में भी मेजरमेंट करते हैं। उसी तरह टेम्परेचर मेजरमेंट करने का भी बहुत सारे स्केल है, डिफरेंट डिफरेंट स्केल है। आप चाहो तो अपना खुद का एक स्केल बना सकते हो, नो डाउट। तो बहुत सारे डिफरेंट स्केल है, तो अलग अलग डिफरेंट स्केल पर अगर आप टेम्परेचर मेजरमेंट करने होते हो तो उसमें एक स्केल पे कुछ और वैल्यू आ रहा है तो दूसरे पे कुछ और वैल्यू आएगा। तो उसकी स्टडी करना कि डिफरेंट डिफरेंट स्केल पर टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे करना है, उसी को हम बोलते हैं थर्मोमेट्री। अब हमारे पास जो जनरली जो टेम्परेचर स्केल्स होते हैं, जनरली अगर हम टेम्परेचर स्केल्स की बात करें तो हम चार तरह के टेम्परेचर स्केल देखने को मिलता है हमें। एक देखने को मिलता है सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल, और होता है कि फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, केल्विन स्केल, और एक और हमारे पास होता है र्यूमर स्केल, र्यूमर स्केल। ये चार तरह के जनरल स्केल हम लोग को देखने को मिलते हैं। ऐसे तो एक रैंकिंग स्केल भी होती है, या आप अपने नाम पे खुद का एक स्केल बना सकते हो, कोई डाउट नहीं है। और तरीका क्या है कि सारे स्केल पर मेजरमेंट करने का, मान लो कि आप एक पानी के टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं या खुद की बॉडी के टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं थर्मोमीटर से। तो आपने सुना होगा किसी को फीवर होता है तो उसकी टेम्परेचर जो है 102 डिग्री सेल्सियस, 101 डिग्री बुखार है, 102 डिग्री बुखार है, वो क्या होता है, सेल्सियस में होता है क्या? नहीं। अगर बुखार सेल्सियस में हो जाए तो आप समझ लो, इतना समझो कि 100 डिग्री सेल्सियस होती है तो पानी खोलने लगता है। या आजकल की गर्मी देखो 41 42 डिग्री सेल्सियस जा रही है तो सबकी हालत खराब हो जा रही है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस की बॉडी की टेम्परेचर हो जाए तो क्या होगा, वो सेल्सियस में नहीं होता, वो टेम्परेचर होता है आपका फ़ारेनहाइट में। अब हम ये दिखना है कि किसी भी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना बोलेंगे, सेल्सियस स्केल पे कितना बोलेंगे, केल्विन स्केल पे कितना बोलेंगे। यानी अलग अलग स्केल पर इसकी टेम्परेचर की जो वैल्यू अलग अलग होती है, और इसी का स्टडी करते हैं तो हम बोलते हैं थर्मोमेट्री हो रहा है, थर्मोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो अलग अलग बॉडी पर टेम्परेचर स्केल हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया। हमने रेफरेंस क्या लिया कि हमने बहुत सारे टेम्परेचर स्केल लिए। हम्म, हम्म, हमने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर स्केल लिए। जैसे हमने एक यहाँ पर स्केल लिया, इसको हम सेल्सियस स्केल बोल रहे हैं, सेल्सियस स्केल। एक हमने यहाँ स्केल लिया, इसको मान लो हम फ़ारेनहाइट स्केल बोल रहे हैं।
फ़ारेनहाइट स्केल। फिर हमने एक और स्केल लिया जिसका नाम दिया हमने केल्विन स्केल, और एक और स्केल लिया जिसका नाम लिख रहे हैं हम र्यूमर स्केल। र्यूमर स्केल हमने ये 4 स्केल लिए हैं। तो इस स्केल को समझने के लिए कि कौन सा स्केल पर एक टेम्परेचर का कितना रीडिंग देगा, उसके लिए हम एक सैंपल के तौर पर वाटर का सैंपल लेते हैं। जनरली जो हमारे बुक्स में दिया हुआ जो हम समझते हैं, हमने वाटर ले लिया एज ए सैंपल, और वाटर की 2 स्टेट्स को देखते हैं। एक स्टेट देखते हैं इसकी वेपर पॉइंट, वेपर पॉइंट, और एक देखते हैं इसकी आइस पॉइंट, वेपर पॉइंट और आइस पॉइंट। हमने पानी को वेपराइज किया तो देखा गया कि सेल्सियस स्केल में जो इसकी वेपर पॉइंट आती है उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। वही इसकी आइस पॉइंट देखा गया तो 0 डिग्री सेल्सियस। और जो फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो फ़ारेनहाइट स्केल में वही जो आइस पॉइंट देखा गया वो 32 फ़ारेनहाइट था, और जो वेपर पॉइंट था इसका 212 फ़ारेनहाइट। केल्विन स्केल में देखा गया एग्जैक्ट वैल्यू, तो जो आइस पॉइंट था इसका 227.15 केल्विन, और जो इसकी अपर पॉइंट थी या जिसको हम वेपर पॉइंट बोलते हैं वो सॉरी 273.15 केल्विन, और इसकी थी 373.15 केल्विन। र्यूमर में देखा गया तो 0 र्यूमर था और ये 80 र्यूमर था। अब इसको समझते हैं ये मैंने क्या लिखा, डिफरेंस में क्या लिखा। एक्चुअली ये है कि मैंने एक सैंपल के तौर पर वाटर लिया, उसको मैंने वेपराइज किया और एक आइस पॉइंट लिया। यानी देखा गया कि वाटर जो है कितने डिग्री पर वेपराइज हो जाता है, यानी वेपर फॉर्म में बदलते हैं। इसको बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं, या इसको आप स्टीम पॉइंट भी बोल सकते हो, स्टीम पॉइंट, जिसको शॉर्ट में हम वीपी बोलेंगे, इसको हम आईपी बोलेंगे। तो सेल्सियस स्केल पर हमने देखा कि जो जिस टेम्परेचर पर वो वेपराइज स्टीम और आइस बन रहा है उस टेम्परेचर को सेल्सियस में हमने 0 डिग्री सेल्सियस बोला, और जिस टेम्परेचर पर वो वेपर बन रहा था उसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस बोला। वही फ़ारेनहाइट स्केल पर जिस टेम्परेचर पर वो आइस हो रहा था उसको हमने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया, और जिस पर वो वेपर बन रहा था उसको हमने 212 लिया। इस तरीके से अलग अलग स्केल का मेजरमेंट मैंने लिया एक सैंपल के तौर पर वाटर को लेकर के, और उसकी 2 स्टेट लिया हमने, एक आइस पॉइंट जिस पर वो आइस स्टेट में रहता है यानी सॉलिड स्टेट में, और एक लिया हमने वेपर पॉइंट जिस पर वो गैसियस स्टेट यानी जो स्टीम पॉइंट में ये स्टीम स्टेट में रहता है, गैसियस स्टेट में। तो हमने दोनों लिया। कभी कभी बुक्स में आपने देखा होगा कि जो स्टीम पॉइंट है इसको आप अपर लिमिट भी बोलता है, अपर लिमिट, स्केल का अपर लिमिट, और इसको बोला जाता है लोअर लिमिट, स्केल का लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब मान लो कि यहाँ पे रीडिंग है आपकी कोई एक एक्स्ट्रा, मैंने कोई भी एक टेम्परेचर ले ली जिसकी रीडिंग है सी डिग्री सेल्सियस में, सी। तो ये बताओ कि ये जो रीडिंग दे रहा मान लो 27 डिग्री सेल्सियस, ये रीडिंग अगर हम उसको सेल्सियस स्केल को ना मेजरमेंट करके अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल पर मेजरमेंट करते हैं तब कितनी होती रीडिंग? सेल्सियस स्केल पर मेजरमेंट ना करके फ़ारेनहाइट स्केल पर मेजरमेंट करते तब इसकी रीडिंग कितनी होती? तो तब इसकी रीडिंग मान लो कि मैंने लिखा एफ, वही केल्विन पर लिखा मान लो के, और वही र्यूमर स्केल पर मैंने लिखा आर। तो बोला कि आखिर इंटर कन्वर्जन क्या है। मान लो कि हम सेल्सियस स्केल पर 27 डिग्री सेल्सियस है, हम इस स्केल पर मेजरमेंट ना करके अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल पर मेजरमेंट करते हैं तो कितनी होती है, तो उसके लिए क्या तरीका, कैसे निकालें? तो ये एक फॉर्मूला दिया गया कि जो भी हम रीडिंग ले रहे हैं, यहां ध्यान से समझना, जो भी हम रीडिंग ले रहे हैं उस रीडिंग में से अगर हम आइस पॉइंट को माइनस कर दें, या जिसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं, स्केल का लोअर लिमिट, उस रीडिंग में से आइस पॉइंट रीडिंग माइनस आइस पॉइंट या उस स्केल का लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय वेपर पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ध्यान रखना, इस स्केल की बात कर रहे हैं हम, कोई भी स्केल के लिए जिस भी स्केल का इंटर कन्वर्जन करना है कि इस स्केल का मेजरमेंट उस स्केल में देखेंगे क्या होगा। तो सबसे पहले हम रीडिंग लेंगे, उस स्केल में रीडिंग क्या है, माइनस उसकी आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय वेपर पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, या रीडिंग माइनस लोअर पॉइंट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये सारे स्केल के लिए कांस्टेंट होगा। जितना भी स्केल लेंगे ये सारे स्टेट के स्केल के लिए क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, सबके लिए कांस्टेंट है। जैसे अगर इसको हम देखें
देखिए कि अगर रीडिंग में सेल्सियस स्केल में सी है, उसका लोअर लिमिट था 0, ओके, डिवाइडेड बाय उसकी अपर लिमिट थी 100 माइनस उसकी लोअर लिमिट थी 0, इक्वल्स टू वही अगर फ़ारेनहाइट स्केल का देखें तो इसकी जो रीडिंग मान लो एफ है, उसको लोअर लिमिट है 32 डिवाइडेड बाय अपर लिमिट 212 माइनस लोअर लिमिट 32। ये अगर हम बात कर रहे हैं सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल की कन्वर्जन की। जरा इसमें हम देखें कि कन्वर्जन में क्या हो रहा है। इसको डिवाइड करेंगे यानी सी बाई 100 मिला हमको इक्वल्स टू एफ माइनस 32 बाई, इसको अगर माइनस करेंगे तो 0 180, यानी ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, 5 टू जा 9 टू जा 18, यानी एक रिलेशन मिला हमें c बाई 5 इक्वल्स टू एफ माइनस 32 बाई 9। जिस भी का भी कन्वर्जन करना उसको इक्वल कर देंगे दो स्केल का। अब मुझे यह बात बताओ कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि चलो 30 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट करो फ़ारेनहाइट में कि कितना होगा, तो हमारे पास सेल्सियस स्केल का रीडिंग कितना है 30, तो हमारे पास रिलेशन है कि c बाई 5 इक्वल्स टू एफ माइनस 32 बाई 9। ठीक है, तो सेल्सियस स्केल का रीडिंग अगर 30 है तो मैंने लिखा है यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट स्केल का तो निकालना ही है एफ माइनस 32 बाई 9। तो 5 6 जा 30 कैंसल आउट हुआ, 9 6 जा 54 हो गया, तो एफ माइनस 32 इक्वल्स टू 9 6 जा 54। ध्यान समझना, मैंने दिया हुआ था किसका, डिग्री सेल्सियस में दिया था, फ़ारेनहाइट में चेंज करना था, मैंने दो स्केल का रिलेशन ले दिया। वो क्या आया था, मैंने अभी यहां निकाला था दो स्केल का रिलेशन कि उस स्केल की रीडिंग माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या उस स्केल की रीडिंग माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय वेपर पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। तो सेल्सियस स्केल की रीडिंग थी सी, मान लेते हैं कि सी है, उसमें लोअर लिमिट यानी इसका आइस पॉइंट था 0 डिवाइडेड बाय इसकी वेपर पॉइंट थी 100 माइनस आइस पॉइंट 0। वही अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो फ़ारेनहाइट स्केल में रीडिंग मैंने बोला एफ माइनस उसकी आइस पॉइंट थे 32 डिवाइडेड बाय इसकी अपर पॉइंट या वेपर पॉइंट था 212 माइनस इसकी आइस पॉइंट थे 32। ठीक है, मैंने इसको c बाई 100 किया, एफ माइनस 32 बाई या 2 से 2 0 21 में से 3 गया 18 यानी 180 आया, मैंने काटा, मैंने इसकी कैलकुलेट की और आया c बाई 5 इक्वल्स टू एफ माइनस 32 बाई 9। अब हम यहां देखेंगे, अब ये रिलेशन हमको मिल गया सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के साथ। इसी तरह कोई भी दो स्केल का या दो से ज्यादा स्केल का हम रिलेशन लेकर के निकाल सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर आपको सेल्सियस में दिया हुआ है कोई रीडिंग और फ़ारेनहाइट में चेंज करना, ध्यान देना, तो जो रीडिंग सेल्सियस में दिया है वो सी के पास रखेंगे, एफ निकाल लेंगे। जैसे यहां बोला कि 30 डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में चेंज, मैंने बोला c बाई 5 इक्वल्स टू एफ माइनस 32 बाई 9 एक सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच का रिलेशन था। तो c के जगह पे कितना दिया 30 डिग्री सेल्सियस, मैंने 30 बाई 5 किया इक्वल्स टू एफ माइनस 32 बाई 9। तो 5 6 जा 30, अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 6 जा 54 इक्वल्स टू एफ माइनस 32। यहां से f कितना हो जाएगा 54 प्लस 32 यानी 86 फ़ारेनहाइट, यानी 30 डिग्री सेल्सियस को हम 86 फ़ारेनहाइट बोलेंगे। तो ये एक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का था। ठीक है, उसी तरह अलग अलग डिफरेंट का हम डिफरेंट स्केल का निकाल सकते हैं। तो हम एक कंटिन्यू प्रोसेस लिखते हैं, जैसे मान लो कि डिग्री सेल्सियस का था c माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0, ठीक है, इक्वल्स टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32 इक्वल्स टू केल्विन स्केल का k माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 373.15 माइनस 273.15। क्यों, क्योंकि केल्विन स्केल का जो लोअर लिमिट है वो 273.15 है, और यानी इसको आइस पॉइंट बोलते हैं, इसके वेपर पॉइंट है 373.15 और आइस पॉइंट है 273.15। मैंने बोला था कि जो रिलेशन क्या होता है, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय वेपर पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ये कांस्टेंट रहेगा। ये वेपर पॉइंट माइनस आइस पॉइंट को हम स्केल का लेंथ भी बोलते हैं, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर निकाल रहे हैं वो स्केल लेंथ। उसी तरह अगर रिमूवल स्केल की बात करें
उसकी रीडिंग मान लो R, तो R माइनस 0 डिवाइडेड बाई इसकी 80 माइनस 0। तो यहाँ पे आप देखो एक कंप्लीट रिलेशन हम निकालते हैं, C/100 इक्वल्स टू F माइनस 32/9, सॉरी F माइनस 32/180, यहाँ पे 180 इसको माइनस किया, इक्वल्स टू K माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 373.15 माइनस 273.15 कितना आएगा 100, मैंने लिखा 100 इक्वल्स टू R/80। कटने लायक है, बिल्कुल कटने लायक है, ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए, ठीक है। ये भी कटेगा 5, ये हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, बिल्कुल। यानी एक क्या आया, C/5 C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9 इक्वल्स टू K माइनस 273.15/5 इक्वल्स टू R/4। ये सब कांस्टेंट है, यानी यहां से जिसको भी जिस स्केल में कन्वर्ट करना है आप दो स्केल उठा लो। जैसे मान लो कि सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, हम सेल्सियस और केल्विन वाला दो स्केल उठा लेंगे। फ़ारेनहाइट को र्यूमर में चेंज करा है, फ़ारेनहाइट और र्यूमर वाला का दो स्केल उठा लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब हम आगे देखते हैं इसकी यूज कैसे करेंगे हम। जैसे मान लो आपको दे दिया गया 80 फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में चेंज करो, केल्विन में चेंज करो, र्यूमर में चेंज करो, तीनों में आपको चेंज करना है, ठीक है। हम तीनों का स्केल उठा लेंगे, पहले सेल्सियस में चेंज करते हो। सेल्सियस के साथ रिलेशन क्या था कि C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9, यह सेल्सियस के साथ रिलेशन था हमारा। तो C तो निकालना ही, क्योंकि सेल्सियस में निकालना है, तो C/5 ऐसे ही छोड़ देंगे, इक्वल्स टू F के जगह कितना दिया हुआ है 80, तो मैंने लिखा 80 माइनस 32/9। तो C/5 इक्वल्स टू, ये माइनस करेंगे तो आया 8, ये 4/9, तो C इक्वल्स टू क्या हो गया 48/9 इंटू 5। अब इसको काटेंगे, जो भी आंसर आएगा समथिंग आपका उतना आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। उसी तरह अगर हम केल्विन में चेंज करेंगे तो केल्विन वाला स्केल ले लेंगे, र्यूमर में चेंज करेंगे र्यूमर वाला स्केल ले लेंगे। एक इंपॉर्टेंट स्केल है, ध्यान से देखना, यहां पर वो मिलेगा। हमने लिखा कि अगर हम डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल की बात करें, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल की, तो डिग्री सेल्सियस में क्या था कि इसकी रीडिंग माइनस आइस पॉइंट लिखते हैं डिवाइडेड बाय वेपर पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, इसको हम कांस्टेंट मानते हैं। तो इन दोनों स्केल का करेंगे तो एक बहुत ही यूनिक रिजल्ट आएगा। वो क्या आएगा, रीडिंग क्या है आपका C माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 इक्वल्स टू, केल्विन में क्या होगा तो K माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 373.15 माइनस 273.15, ये केल्विन स्केल के लिए। तो जरा देखेंगे C/100 इक्वल्स टू K माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय, इसको माइनस करोगे वो 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गए। यानी क्या मिला आपको, यानी आपको मिला कि C इक्वल्स टू K माइनस 273.15। इसका रिलेशन बहुत बढ़िया है। अगर डिग्री सेल्सियस को अगर K निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा C, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 273.15। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, कुछ नहीं करना है, 273.15 ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है, 273.15 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और आपको ही पता है कि केल्विन को हम क्या बोलते हैं, अगर केल्विन टेम्परेचर जो है इन केल्विन दिया हो तो उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। इसलिए
कि केल्विन जो स्केल होता है या केल्विन जो टेम्परेचर का जो यूनिट है वो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इसीलिए उसमें जो अगर टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो उस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर करते हैं। तो यहाँ तो हम ये समझे कि टेम्परेचर स्केल जो है, चार तरह का हमने टेम्परेचर स्केल समझा, एक दूसरे स्केल में कन्वर्जन भी समझा। जैसे एक आध दो क्वेश्चन अगर हम देख ले ऐसे ही ओरली अगर क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 27 अगर 27 डिग्री सेल्सियस है, उसको आपको चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, न्यूमन में। एक बार देख लो, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो पहले डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला रिलेशन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ध्यान समझना, C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। क्या ये फ़ारेनहाइट का रिलेशन था? बिल्कुल था। तो C इक्वल्स टू हमको चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, तो आप देखो C की जगह पे 27/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। हमको F चाहिए, यहाँ से लिख सकते हैं F माइनस 32 इक्वल्स टू 27/5 इंटू 9, ये 9 उधर चला जाएगा। तो फिर क्या मिलेगा, F इक्वल्स टू 27/5 इंटू 9, अब प्लस कितना हो जाएगा 32, जो माइनस में था उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। सही है नहीं? मैं एक बार चेक करूँ फिर से, 27/5 9 हो गया प्लस, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, आप इसको सोल्व करोगे तो जो भी आएगा आंसर आपका वो डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में। ठीक, वही अगर केल्विन में बात करें तो मैंने बताया कि केल्विन के लिए तो कुछ करना ही नहीं है। आप अभी मैंने बताया था कि अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो केल्विन इक्वल्स टू क्या होता है, C प्लस 273.15। बस उसमें 273.15 यानी 273.15 ऐड कर देना है, यानी K इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, C का वैल्यू कितना आया है हमारे पास, दिया हुआ है 27, अब प्लस 273.15 ऐड कर देंगे तो 300.15 केल्विन में आ जाएगा। रीमर में चेंज करना है तो रीमर वाला भी एक एग्जांपल नहीं देखा था, मैंने यहाँ देख लेता हूँ कि C/5 इक्वल्स टू आई थिंक R/4 आया था। रिलेशन देख लो, C/5 इक्वल्स टू R/4। हाँ देखिए जरा, यहाँ रिलेशन आया था आपका C/5 इक्वल्स टू R/4। इसी लेसन से हम चलेंगे। तो C/5 इक्वल्स टू R/4, तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4C/5। तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 इंटू C की जगह पे है 27/5, यानी 108/5, 108/5। कितना रिमूव हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें आता है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर चेंज इन टेम्परेचर, एक क्वेश्चन दिया हुआ कि if the change in temperature, the change in temperature, जिसको हम अगर डेल्टा टी बोले, ऑन सेल्सियस स्केल is given as 50 degree Celsius, what will be this change on different टेम्परेचर स्केल। बोला कि यही चेंज अगर डिफरेंट टेम्परेचर स्केल पर देखें तो क्या होगा। तो अब फिर से आपको वो स्केल की लेंथ याद करें, यहाँ स्केल लेंथ जो है बहुत मैटर करता है। यहाँ जो स्केल लेंथ है, स्केल लेंथ वो बहुत मैटर करता है। स्केल लेंथ क्या होता है, बीपी माइनस आईपी, बीपी माइनस आईपी। वीपी माइनस आईपी का मतलब या बोल सकते हो कि लोअर लिमिट, अपर लिमिट
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये स्केल लेंथ है। अब देखो सबकी स्केल लेंथ बराबर नहीं होती। जैसे अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें तो इसकी जो स्केल लेंथ थी 0 और 100 का था, फ़ारेनहाइट का था 32 और ये 212। इसकी स्केल लेंथ जो है 100 का है, इसकी स्केल लेंथ जो है वो 180 का है। अगर केल्विन की बात करें तो 273.15 था, 373.15, यानी इसकी स्केल लेंथ भी 100 है। वही र्यूमर स्केल की बात करें तो 0 और 80 था, 80, इसकी स्केल लेंथ कितनी है 80। तो यहां पर हम स्केल लेंथ से निकालेंगे। अब मान लो कि ये 50 का चेंज है, किसमें निकालना है हमको, मान लो फ़ारेनहाइट में, वो चेंज फ़ारेनहाइट में कैसे निकले, उसके लिए देखेंगे कि सेल्सियस में स्केल लेंथ कितना है 100 का, और फ़ारेनहाइट में स्केल लेंथ है 180 की। तो मैं बोल सकता हूं कि 100 स्केल लेंथ जो है, 100 स्केल लेंथ इसका है 180 स्केल लेंथ फ़ारेनहाइट का, यानी सेल्सियस का 100 और फ़ारेनहाइट का 180 दोनों बराबर है। यानी हम बोल सकते हैं अगर यहां पर चेंज है 100 का तो यहां पर चेंज हो रहा है 180 का, यानी इसका 100 चेंज इसके 180 चेंज के बराबर है, यानी इसकी 100 की लेंथ इसकी 180 लेंथ के बराबर है। वही बोल सकते हैं कि सेल्सियस में 100 की लेंथ है या 100 का चेंज हो रहा है, और फ़ारेनहाइट में 180 का चेंज हो रहा है, तो एक का चेंज होगा तो कितना हो जाएगा 180/100। कितना का चेंज बोल रहा है 50, तो 50 का चेंज होगा तो कितना हो जाएगा 180/100 इंटू 50, यानी यहां पर चेंज होने वाला है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी अगर वो टेम्परेचर में चेंज डिग्री सेल्सियस में 50 डिग्री सेल्सियस का है, तो वही फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 90 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब ये सब, अब वही केल्विन स्केल की बात करें, अगर केल्विन स्केल की बात करें तो केल्विन स्केल में तो दोनों बराबर है। देखो डिग्री सेल्सियस का स्केल भी 100 है और केल्विन स्केल भी 100 है, तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल में कोई अंतर नहीं है। अगर डिग्री डेल्टा टी की जो वैल्यू है, डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, इसमें सेल्सियस स्केल में, तो वही डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो 50 केल्विन होगा केल्विन स्केल में, क्योंकि दोनों की स्केल लेंथ बराबर है। देखो यहाँ भी 100 का चेंज हो रहा है, इसका 100 का चेंज इसके 100 के बराबर, यानी इसका 50 का चेंज उसके 50 के बराबर। लेकिन ये फ़ारेनहाइट भी चेंज था, इसका 100 का चेंज हो रहा है तो इसका 180 का चेंज हो रहा है, अगर इसका 50 का चेंज होगा इसका 90 का चेंज होगा। सेम हियर, अगर वही इसमें देखेंगे तो 40 का हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है अगर ह्यूमर स्केल की बात करें, ह्यूमर स्केल की बात करें तो आपको पता है कि ये जो है 0 है और ये है 100, और ह्यूमर में ये 0 है और ये है 80। यहाँ पर स्केल लेंथ देखेंगे, ये किसका है सेल्सियस का, ये किसका है ह्यूमर का, तो यहाँ पर जो स्केल लेंथ है 100 का, तो यहाँ स्केल लेंथ है 80 का। हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो 100 में चेंज हो रहा है वही चेंज यहाँ 80 का हो रहा है, यानी सेल्सियस पर 100 का चेंज ह्यूमर के 80 का चेंज के बराबर है। तो एक का चेंज कितना हो जाएगा, तो 80/100, कितना का चेंज दिया हुआ बेटा 50 का चेंज दिया हुआ है, तो 80/100 इंटू 50 कर लेंगे, काम खत्म, यानी 40 ह्यूमर का चेंज होगा। यानी अगर वो टेम्परेचर, ध्यान समझना, अगर वो टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस है, चेंज इन टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, तो वही चेंज देखेंगे ह्यूमर में तो 40 हो जाएगा, वही चेंज देखेंगे केल्विन में तो 50 का 50 ही रहेगा, वही चेंज देखेंगे फ़ारेनहाइट में तो 50 का 90 हो जाएगा। और इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो आई थिंक मेरा जहां तक सवाल है कि एज फार आई एम कंसर्न कि आपका जो है हीट और टेम्परेचर, हीट भी समझ में आ गया क्या होता है, टेम्परेचर की एग्जैक्ट फिजिकल मीनिंग भी समझ में आई होगी। टेम्परेचर क्या है कि एवरेज एनर्जी ईच मॉलिक्यूल इन मैटर है। हीट क्या है, एक ऐसा मेथड है जिससे एनर्जी ट्रांसफर तो होता है बट नॉन मैकेनिकल तरीके से, वहां पर हम फोर्स लगा करके यहाँ पर प्रेशर डाल के किसी तरह का ये एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता, वो नॉन मैकेनिकल तरीके से। फिर मैंने बताया कि एनर्जी का ट्रांसफर तभी हो सकता है, या हीट का ट्रांसफर तभी हो सकता है जब दो डिफरेंट बॉडीज हो, दो बॉडीज हो एट डिफरेंट टेम्परेचर। हीट का ट्रांसफर तभी होगा जब दो बॉडीज हो लेकिन एट डिफरेंट टेम्परेचर, ताकि एक की टेम्परेचर ज्यादा हो एक की टेम्परेचर कम है,
तो हमेशा हायर टेम्परेचर वाला बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाला बॉडी में हीट ट्रांसफर होगा। वो कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों बराबर, क्योंकि एक तरफ से होगा तो एक तरफ का टेम्परेचर घटेगा, एक तरफ का बढ़ेगा। ऐसा होते होते जब वो सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो हम बोलेंगे कि उसकी जो है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे आ गई। तो ये तो आगे पढ़ना है कि कितना टेम्परेचर, कितना हीट ट्रांसफर होगा तो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम आने के लिए क्या कंडीशन है, वो सारी चीजें। तो हमने हीट के बारे में पढ़ लिया, टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया, थर्मोमेट्री पढ़ लिया हमने। थर्मोमेट्री है कि एक्सक्यूज मी, थर्मोमेट्री होता है कि एट डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स, बहुत सारे स्केल्स है टेम्परेचर। आप अपने नाम का एक स्केल बना लो, कोई फर्क नहीं है। मान लो आप अपने नाम का एक स्केल बना, मान लो ये सीपी स्केल है, करियर पॉइंट का स्केल है। यहाँ पर हमने दिया इसका हम लोअर लिमिट मान लेते हैं कि 50 है, अपर लिमिट मान लेते हैं 200 का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे स्केल बनाने की मर्जी थी, आपने बना लिया, क्या दिक्कत है? जिसकी जो मर्जी है करो, बस कानून के तहत, यानी नियम भी रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो मर्जी किया मैंने लिख दिया, बोले सर मेरा क्या, मेरी मर्जी, हम तो यहाँ यही लिखेंगे। ठीक है, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फॉलो होना चाहिए। आपने 50 का लिखा, ये 200 का लिखा, ठीक है, कोई बात नहीं। आपके हिसाब से लगता है कि हम, मेरा नाम का एक स्केल है जिस पर 50 पर लोअर यानी आइस पॉइंट होना चाहिए और 200 पे वेपर पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट, आप लगा सकते हो, वही हुआ। आप यहाँ पर भी सारी चीजें कर सकते हो। या अगर एग्जाम्स में वगैरह में क्या होगा, कोई भी एक अननोन स्केल दे देगा, उस स्केल की लोअर लिमिट, यानी लोअर लिमिट बोले तो इसकी आइस पॉइंट, और इसकी अपर लिमिट बोले तो वेपर पॉइंट दिया रहेगा। बोलेगा चेंज इन टेम्परेचर निकालो, या इसको आप इस स्केल में चेंज करो, फ़ारेनहाइट में चेंज कर दो, सेल्सियस में चेंज करो, तो वो स्केल आपको दे सकते हैं। तो वो समझने की बात। तो हमने थर्मोमेट्री पढ़ ली, डिफरेंट डिफरेंट स्केल पर जिसकी टेम्परेचर पढ़ ली, टेम्परेचर का मेजरमेंट, चेंज इन टेम्परेचर। अब बात करते हैं किसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे जैसे, ये तो आज इंट्रोडक्शन क्लास था, जैसे जैसे ये क्लासेस बढ़ेगी, इसकी एक सीरीज लेकर के मैं आऊंगा, ये लगातार सीरीज चलता रहेगा। एक क्लास हुआ, अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया हीट टेम्परेचर की, थर्मोमेट्रिक स्केल की, फिर आगे बताएंगे थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन की भी बात करेंगे। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी आपको नए नए टॉपिक आते जाएंगे, और एक सीरीज में 7 या 6 या 7 सीरीज लेक्चर होगा, इसका पूरा खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स के साथ आएंगे, और बहुत ही पीवाईक्यू लेकर के आएंगे इसी में, कि इस टॉपिक से अलग अलग पिछले साल जो क्वेश्चन पूछ चुके हैं, और किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। देखो, आप अपने मेहनत करते रहो, आप अपना समय देते रहो, हर एक चैप्टर पे आप लगे रहो, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपकी परिश्रम अगर कर रहे हो, ध्यान समझो पहले मैं जो बोल रहा हूं, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप लेकर के आगे बढ़ रहे हो, आप 2 ही घंटा पढ़ लो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 घंटा एकदम मेंटेन करके, एकदम दिमाग को कंसंट्रेट करके 2 घंटा पढ़ रहे हो, सच में पढ़ने की इच्छा कर रहा है तब पढ़ रहे हो। अगर सच में पढ़ने की इच्छा कर रहा है और 2 घंटे आप बैठ करके रोज पढ़ रहे हो, इस कंटिन्यूटी के साथ कंटिन्यूटी को मेंटेन कर रहे हो, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। और बात करते हो मोटिवेशन की, तो सेल्फ मोटिवेशन से ज्यादा मोटिवेशन और कोई नहीं होता। खुद से पूछो, क्या मैं ये पढ़ना चाह रहा हूं, तो क्या मैं अपनी काम ईमानदारी से कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो नो डाउट यू विल बी सक्सीड इन योर लाइफ। दैट्स ऑल। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसपे हम थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे। थैंक यू।